नमस्कार छात्रों, मेरी इस बेहद खास और इंटेंसिव मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है आप सब अपने फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्जाम की जी जान से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। फार्मेसी एक्ट और ये रेगुलेटरी कंप्लायंस ये कोई रटने वाला मामूली सब्जेक्ट नहीं है। ये सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का सवाल है। आज हम उन नियमों को डिकोड करने वाले हैं जिनमें एक छोटी सी चूक आपके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो अपनी नोटबुक निकालिए और पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड पर रखिए। चलिए फटाफट आज के सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे कानूनी दवाओं की परिभाषाओं से, फिर हम शेड्यूल्स और लेबल्स की बारीकियों को समझेंगे। उसके बाद लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं, रेगुलेशन और प्रवर्तन, और हाँ, आखिर में होगा एक रैपिड एग्जाम क्विज। तो तैयार रहिएगा। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, कानूनी दवाओं की परिभाषाएं। ध्यान रहे, यहां से एग्जाम में पक्का सवाल आते हैं। अब ये मिस ब्रांडेड ड्रग्स आखिर क्या भला हैं? कान खोलकर सुनिए। अगर कोई भी दवा झूठे औषधीय प्रभाव का दावा कर रही है या उस पर सरकार द्वारा अनिवार्य लेबल ही नहीं है, तो वो सीधे सीधे मिस ब्रांडेड कहलाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कफ सिरप है जो बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के 100% अस्थमा ठीक करने का दावा ठोक रहा है। एग्जाम में इस क्लिनिकल उदाहरण को बिल्कुल मत भूलिएगा। गलत और झूठे दावे मतलब मिस ब्रांडेड। बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद आती हैं मिलावटी दवाएं। ये क्या होती हैं? अगर कोई दवा ऐसी फैक्ट्री में बन रही है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी का पालन नहीं करती और उसमें कोई गंदगी या हानिकारक चीज मिल जाती है, तो वो मिलावटी है। जरा सोचिए, एक इंजेक्शन बनाने वाली जगह पर साफ सफाई ही नहीं है और उस दवा में बैक्टीरिया पनप जाए। ये भयंकर लापरवाही है जो सीधे तौर पर मरीजों की जान से खेलती है। तीसरी और सबसे खतरनाक परिभाषा है नकली दवाएं, जिन्हें हम स्प्यूरियस ड्रग्स भी कहते हैं। ये वो दवाएं हैं जो किसी और असली दवा की आड़ में बेची जाती हैं, मतलब 100% जाली। इसमें बनाने वाले की पहचान भी पूरी तरह झूठी होती है। और याद रखिए, इसके लिए कानून में सबसे सख्त सजा का प्रावधान है, बिना वारंट गिरफ्तारी और माल की तुरंत जब्ती। इसे अभी अपनी नोटबुक में लाल पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरकार कुछ खास दवाओं पर पूरी तरह से बैन लगा देती है। पर क्यों? क्योंकि या तो वे असुरक्षित होती हैं या उनका कोई असली चिकित्सीय मूल्य होता ही नहीं है। एग्जाम के लिए इर्रेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस यानी एफडीसी का उदाहरण रट लीजिए। अगर दो दवाओं को एक साथ मिलाने से मरीज को कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिल रहा बल्कि उल्टा नुकसान होने का खतरा है, तो सरकार उसे तुरंत प्रतिबंधित कर देती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 2, शेड्यूल्स और लेबल्स। यहीं पर आप लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। एस टेबल को देखिए और इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। शेड्यूल जी में हमेशा एक साफ चेतावनी लेबल होता है कि इसे केवल मेडिकल सुपरविजन में ही लेना है। शेड्यूल एच केवल डॉक्टर के पर्चे पर बिकती है, लेकिन शेड्यूल H1 बहुत सख्त है। इसके बॉक्स पर अनिवार्य रूप से लाल रंग की चेतावनी होनी ही चाहिए और फार्मासिस्ट को इसकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और शेड्यूल एक्स, भाई ये तो नार्कोटिक्स हैं। इनके लिए सबसे विशेष और बेहद कठोर ट्रैकिंग रिकॉर्ड की जरूरत होती है। इसमें कोई गुताही नहीं। चलिए अब एक रैपिड रिवीजन करते हैं। शेड्यूल एम का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग आवश्यकताएं। शेड्यूल एन का मतलब है एक फार्मेसी खोलने के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचा। और शेड्यूल पी, इसे याद रखने का मेरा अपना शॉर्टकट है, पी से पीरियड, यानी दवा का लाइफ पीरियड और एक्सपायरी डेट। एग्जाम में जब बैठें तो मेरे इस शॉर्टकट को कभी मत भूलना। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं। यह हिस्सा टेक्निकल है, इसलिए ध्यान बनाए रखें। रिटेल और होलसेल लाइसेंस में आखिर सबसे बड़ा बुनियादी अंतर क्या है? ध्यान से सुनिए। रिटेल लाइसेंस के तहत आप सीधे मरीजों को दवा बेचते हैं, इसलिए दुकान पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का हर वक्त मौजूद रहना अनिवार्य है। जबकि होलसेल यानी थोक बिक्री के लाइसेंस में फार्मासिस्ट होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक क्वालिफाइड पर्सन यानी योग्य व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर हमेशा इसी पॉइंट पर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, तो होशियार रहिएगा। नई मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवेदन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रक्रिया बहुत सख्त है। अगर आपके पास अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं है तो आप दूसरों की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए लोन लाइसेंस लेते हैं। और हाँ, अगर आप केवल टेस्टिंग के लिए कोई दवा बना रहे हैं तो टेस्ट लाइसेंस लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए, केवल परीक्षण उद्देश्य के लिए, बिक्री के लिए नहीं। इसके बिना आपका लाइसेंस उसी दिन रद्द समझो। सुनिए, एक ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी अचानक आपकी फार्मेसी का दौरा कर सकता है,
इसलिए इस ऑडिट चेकलिस्ट को बिल्कुल रट लीजिए। इंस्पेक्टर के कदम रखते ही आपको अपनी खरीद के सारे रिकॉर्ड, बिक्री के इनवॉइसेस और विशेष रूप से शेड्यूल H, H1 और X के प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स उनके सामने पेश करने होंगे। अगर ऑडिट के दौरान एक भी पन्ना या रिकॉर्ड गायब मिला तो समझ लीजिए आपकी दुकान पर उसी दिन ताला लग सकता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, रेगुलेशन और प्रवर्तन। कौन नियम बनाता है और कौन उन्हें लागू करवाता है? इन 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के काम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मत होना। DTAB ये केंद्र सरकार को दवाओं के तकनीकी मामलों पर सलाह देती है। CDL ये हमारी राष्ट्रीय परीक्षण लैब है, जहां सारे सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। और DCC का काम है पूरे देश के सभी राज्यों में इन नियमों का एक समान रूप से पालन सुनिश्चित करवाना। एकदम क्लियर? अब मुझे बताइए, ड्रग इंस्पेक्टर और सरकारी विश्लेषक यानी गवर्नमेंट एनालिस्ट, इनके कानूनी अधिकारों में क्या फर्क है? देखिए, इंस्पेक्टर वो फील्ड ऑफिसर है जो आपके परिसर में घुसकर इंस्पेक्शन करता है, रिकॉर्ड चेक करता है और संदिग्ध दवा को सीज करता है। दूसरी तरफ सरकारी विश्लेषक अपनी लैब में बैठकर उन सैंपल्स की वैज्ञानिक जांच करता है और अपनी आधिकारिक टेस्टिंग रिपोर्ट तैयार करता है। और याद रहे, अदालत में विश्लेषक की यही रिपोर्ट अंतिम और पुख्ता सबूत मानी जाती है। जब कोई इंस्पेक्टर आपकी दुकान या फैक्ट्री से सैंपल लेने आता है तो वो एक बहुत ही सख्त कानूनी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। वो दवा का सैंपल लेगा, उसे 4 हिस्सों में बांटेगा, सील करेगा और कागजातों पर आपके हस्ताक्षर लेगा। अगर उसे किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि की भनक लग गई तो वो तुरंत आपका पूरा स्टॉक जब्त कर लेगा। और हाँ, अगर आपने इंस्पेक्टर के काम में कोई भी बाधा डालने की कोशिश की तो आपको सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, अब समय आ गया है ये देखने का कि आपने कितना ध्यान दिया। सेक्शन 5, रैपिड एग्जाम क्विज। एकदम तैयार हो जाइए। मेरा पहला सवाल, वो कौन सा शेड्यूल है जो सीधे तौर पर दवाओं के लाइफ पीरियड और एक्सपायरी डेट को निर्धारित करता है? याद कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका शॉर्टकट बताया था। याद आया? बिल्कुल सही। जवाब है शेड्यूल P फॉर पीरियड। इसे फाइनल एग्जाम में गलत करने की गलती बिल्कुल मत करना। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या होलसेल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी दुकान पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, क्या होगा जवाब? इसका सही उत्तर है नहीं। होलसेल के लिए सिर्फ एक योग्य व्यक्ति की जरूरत होती है। इसे रिटेल लाइसेंस के कड़े नियमों के साथ मिलाने की बेवकूफी बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए तीसरा सवाल, शेड्यूल H1 दवाओं के लिए कौन सा विशिष्ट चेतावनी लेबल डिजाइन कानूनी रूप से अनिवार्य है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है अनिवार्य लाल रंग का चेतावनी बॉक्स। बिना इस लाल बॉक्स के अगर आपने H1 दवा बेची तो समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध कर दिया है। अब चौथा सवाल, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उपयोग करके अपनी दवा बनवाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा लाइसेंस लेना होगा? एकदम सही पकड़ा आपने। सही जवाब है लोन लाइसेंस। छोटे फार्मा बिजनेस में ये बहुत ही आम बात है। और अब आज का आखिरी और सबसे ट्रिकी सवाल, यदि कोई दवा किसी अन्य असली दवा के नाम के तहत बनाई और बेची जाती है तो कानून की नज़र में उसे क्या माना जाएगा? मिसब्रांडेड, मिलावटी या नकली? इसका एक ही सही जवाब है नकली दवा यानी स्प्यूरियस ड्रग। फार्मेसी एक्ट के तहत यह सबसे बड़ा और अक्षम्य अपराध है। आज की इस गहन मास्टर क्लास को मैं एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के साथ खत्म करना चाहता हूँ। इसे अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। अनुपालन में की गई एक भी गलती आपको सिर्फ परीक्षा में ही फेल नहीं करती, बल्कि ये मासूम इंसानों की जान जोखिम में डालती है और असली दुनिया में आपके करियर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। याद रखिए, एक फार्मासिस्ट के रूप में आपकी जिम्मेदारी बहुत बहुत बड़ी है। तो आज रात खुद से पूछिएगा, क्या आप सच में इस जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए तैयार हैं? आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ध्यान रखने के लिए धन्यवाद।